जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ में आपकी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए रिवीजन की राह एक सीरीज हम आपके साथ में चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपका कंप्लीट जीएस कवर कर रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, कंप्लीट जीएस हम उसमें कवर कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने आपसे इस सीरीज के माध्यम से खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री, जी हां आपने सही सुना, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लगभग आपकी 4 से 5 उसमें सेशन हुए हैं, क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने कंप्लीट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कर ली है। पॉलिटी के लगभग 5 से 6 सेशन हो गए हैं, अभी उस पे 2 सेशन और होंगे तो आपकी कंप्लीट पॉलिटी भी हो जाएगी। और आज हम आपके साथ में आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए विद पीवाईक्यू के साथ में आज डे 1 में आपका स्वागत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं मिस्टर कुमार पुनः आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। आपको मालूम है हमारे पठन पाठन का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपकी कंप्लीट चीजों को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, आपके मेंस के और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपके साथ में जो लास्ट यूपीएससी ने पेपर सेट्स में पूछे हैं उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। इट इज क्लियर? तो आज के इस सेशन में हम आपके साथ में इंडियन इकोनॉमी का ये डे 1 मतलब कि लेक्चर 1 है आपका, इसको हम समझेंगे और जानेंगे। और इसमें बेसिक इकोनॉमी पर हम चीजों को आपका फाउंडेशन मजबूत करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी सेकंड क्लास होगी वो आपको चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आइए आज बढ़ते हैं। देखो, टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्योंकि जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें तो ये जीएस पेपर नंबर आपको 3 पढ़ने के लिए मिलता है। और जीएस पेपर नंबर 3 यही नहीं है, इसमें आपका साइंस और टेक भी देखने के लिए मिलता है। क्लियर? और भी कई आईआर के टॉपिक भी इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज संगठन होते हैं वो भी इसके मध्य से रखे जाते हैं। क्लियर? लेकिन जीएस पेपर नंबर अगर हम देखें तो मूल रूप से वो इकोनॉमी पर ही बेस होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को समझेंगे और देखेंगे यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, और यूपीएससी जो आपसे अभी क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी प्रवृत्ति क्या रही है, उसको भी समझने का प्रयास हम क्या है आपसे करते हैं। क्लियर? देखो, अगर हम ईयर्स वाइज देखें तो 2000, ये हम देख रहे हैं मेंस में, किसमें देख रहे हैं, यूपीएससी के मेंस पेपर नंबर आपका जो 3 है, इसमें कितना वेटेज आपका रहा है इकोनॉमी का। देखो 2020 की अगर हम बात कर ले तो ये ब्लू लाइन जो है ये इकोनॉमी की है, तो 8 क्वेश्चन आपको यहां से क्या है इकोनॉमी के आए हैं। 2021 में अगर हम देखें तो इसमें भी 8 ही क्वेश्चन आपके बने। 2022 में देखें तो 8 क्वेश्चन बने, और 2023 में देखें तो 8 क्वेश्चन बने, और 2024 में देखें तो 8 क्वेश्चन बने। मतलब कि ऑन एन ऑफ एवरेज की अगर हम बात कर ले तो यूपीएससी में लगातार पिछले 5 वर्ष की अगर हम बात कर ले, 25 में भी आपके लगभग 8 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। 2025 में भी क्या है आपके 8 क्वेश्चन आपको देखने के मिले हैं, 8 से 9 क्वेश्चन। तो कहने का तात्पर्य है कि यूपीएससी मेंस में आपसे क्वेश्चन जीएस पेपर नंबर 3 में डायरेक्टली इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप वो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, वो थीम पर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन भी हम टॉपिक के साथ साथ आपसे डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली चीजें हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट तैयारी है आपकी, जो मात्र और मात्र एजुकेशन बायर आपको इस यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रहा है। इन सब के अलावा प्रिय व्यूअर्स, न केवल हम आपके साथ में केवल जीएस का रिवीजन करवा रहे हैं, बल्कि हम आपके साथ में सुबह 8 बजे 8 AM को आपका करंट अफेयर की क्लासेस भी होती है, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी। क्लियर?
इन सब के अलावा शाम को 7 बजे 7 PM पर हमारी जो आपकी क्लास होती है टेस्ट सीरीज की क्लास होती है, और साथ ही साथ हम आपका सीसैट की भी क्लासेस करवा रहे हैं। अब तक सीसैट में हमने रीजनिंग आपसे कंप्लीट कर ली है, वो देख लीजिएगा पूरी सीरीज। हमारा क्या चल रहा है सीसैट में, मैथ चल रहा है, और मैथ में हमने 2 सेशन ले लिए हैं, और इसमें चल रहा है आपका नंबर सिस्टम, तो उस पर भी आपकी जल्दी सेशन आएगा नंबर सिस्टम पे। क्लियर? तो चलिए, इतना सब कुछ आपको हम आपके साथ में दे रहे हैं। तो देखो, अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन मेंस में देखे जाए तो लगभग 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रतिवर्ष। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में भी, क्योंकि सर यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात कर ले 2016 से ये 2025 तक का एक ट्रेंड एनालिसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो, हम बात करेंगे इकोनॉमी में, केवल और केवल इकोनॉमी देखेंगे, बाकी का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा पॉलिटी का क्या कैसे है। देखो, यह है इकोनॉमी का सेक्शन। 2016 में 10 क्वेश्चन आए, 17 में 8 क्वेश्चन आए, 18 में 8 क्वेश्चन आए, 19 में 14 क्वेश्चन आए। उसके बाद 20 में 14 क्वेश्चन आए, 21 में क्वेश्चन घटे 12 हो गए, फिर 22 में 14 क्वेश्चन आए, 23 में 12 क्वेश्चन आए, और उसके बाद 14 में 13 क्वेश्चन आए, और 2025 में 15 क्वेश्चन आए। मतलब कि अगर हम देखें तो आपका 15% जो पेपर है वो यहां से बनता है, वो यहां से बनता है। और लास्ट ईयर्स 2000 अगर हम देखें 25 में जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं वो आपके 10 क्वेश्चन आए हैं। क्या है? 10 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे कहता हूं कि 30% आपका क्या है, करंट अफेयर आता है पेपर में। बोले सर कैसे? ये 10 क्वेश्चन वो होते हैं जो डायरेक्ट करंट के बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना जीएस में जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो उन्हें ही पूछता है जो करंट अफेयर में रहे थे। अब वो चाहे उसको स्टैटिक कहो, बेसिक कहो, लेकिन क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं ऑन एंड ऑफ एवरेज यहां से आपके 12 से 13 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे इकोनॉमी में। और मैं इस बात का आश्वासन आपको दिला दूं, जिस भी विद्यार्थी ने इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया, अगर मान लीजिए 13-15 क्वेश्चन पूछे गए, कल को ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। अगर मान लीजिए यूपीएससी ने आपसे 15 क्वेश्चन पूछे, तो मैं आपको आश्वासन दे दूं, इस क्लासेस के माध्यम से, इस सीरीज के कंप्लीट होने के माध्यम से जिस भी विद्यार्थी ने ईमानदारी पूर्वक इस सीरीज को कर लिया, तो वह 10 से 12 प्रश्नों के उत्तर आराम से दे देगा। अब देखो, 2 से 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो बोन्स होते हैं, एकदम पता ही नहीं चलता उन क्वेश्चनों का, ठीक है, और करंट अफेयर की कुछ ऐसी शब्दावली पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि आप 10 से 12 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप पिक कर लोगे इस सीरीज को, अगर आपने कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं किया तो भाई वो आप जाने, आप अपने लिए जिम्मेदार होंगे। क्लियर? चलिए, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और आज के क्लासेस को आगाज देते हैं, आज की क्लासेस को समझते हैं। क्लियर? चलो देखो, यूपीएससी में इकोनॉमी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि सर हम पढ़ेंगे क्या। हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि सर आप जो पढ़ाओगे, हमें पढ़ाओगे क्या क्या, इसमें क्या क्या चीजें, हमें चीजों को करवाओगे खबर, वो तो बता दो। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो क्लासेस होगा उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन उसके बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक आपका आएगा आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को जानेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके पेन्स में बनते हैं। तीसरा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कॉलर जॉब पर भी क्वेश्चन बनते हैं, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ब्लैक कॉलर, ऐसे जॉब पर भी क्वेश्चन बनते हैं। उन सब के अलावा आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये तो बनते हैं, सर्विस सेक्टर पर भी क्वेश्चन बनते हैं। चौथा आपका है, इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा आर्थिक नियोजन, इकोनॉमी प्लानिंग होगा, कि नीति आयोग ने क्या क्या इस समय प्रारूप अपना तैयार करके रखा है, और जो आपकी पंचवर्षीय योजना, जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसकी क्या क्या स्थिति रही, उसको भी देखेंगे, जानेंगे। पांचवा जो आपका टॉपिक होगा उसमें राष्ट्रीय आय, मतलब कि जो आपका जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पर कैपिटा इनकम क्या है, उसको देखेंगे। भारत में कर प्रणाली के बारे में समझेंगे, जो अभी नई स्लेब आई है जीएसटी की, जो परिवर्तित हुआ है, पहले 5 थी, अब उसको 3 कर दिया गया है, अब उसको 3 कर दिया गया, तो उसको भी समझेंगे। उसके साथ साथ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके अलावा अगर हम देखें जो आपका अनुपातिक टैक्स क्या होता है, उनको भी देखेंगे।
बजट और आर्थिक सर्वे, देखो आर्थिक सर्वे तो हम अलग से करवाएंगे जब आपका आ जाएगा फरवरी में, वहां से करवा देंगे, लेकिन हाँ बजट हम आपका इसी क्लासेस में बेसिकली करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा मुद्रा और मुद्रास्फीति, मतलब कि मनी क्या है। मनी में आप देखोगे इसकी हिस्ट्री देखेंगे, वाटर सिस्टम क्या होता है, उसके साथ आपकी कागजी मुद्रा क्या होती है, कॉइन्स क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होती है, ई रुपीज क्या है भारत का, इन्फ्लेशन देखेंगे, मुद्रास्फीति क्या होती है उसको जानेंगे, सीआरआर क्या होता है इसमें, एसएलआर क्या होता है इसमें। इन सब के अलावा हम इन सभी को डिटेल्स में कंप्लीटली आपसे चीजों को, पर कैपिटा इनकम भी हम इसमें जान लेंगे। मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, डेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, अपस्फीति क्या होती है, दौड़ती हुई, रेंगती हुई, चलती हुई, कूदती हुई इन्फ्लेशन क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा एनएसएसओ को इसमें जानेंगे, और जो आपका डीपीआईआईटी के तहत जो इसको पब्लिक करता है उसको भी हम देखेंगे। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन क्या है, और अभी पीपीआई पर बात चल रही है, उसका भी नई एडिशन हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भारत में बैंकिंग प्रणाली सिस्टम, बैंकिंग जो आपका सिस्टम कैसा है, इसमें कौन कौन से नए कार्य किए गए, यूपीएससी ने कौन से प्रश्न यहां पर पूछे हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, उससे भी देखेंगे। प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, पब्लिक बैंक क्या होते हैं, उसमें भी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है ना, ऐसे कई देखेंगे। एनबीएफसी क्या होते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में पूर्ण रूप से कंप्लीटली जानेंगे। जो करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट के भी सब यूनिट को समझेंगे, उसमें भी विजिबल नॉन विजिबल क्या है ना, ये किस तरीके से आप देखोगे। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है, उसको भी जानेंगे। कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में देखेंगे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ठीक है, इन सभी के बारे में, डब्ल्यूटीओ हो, आसियान संगठन हो, एडीबी के बारे में देखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, आसियान क्या है, सार्क क्या है ना, इन सभी के बारे में भी चीजों को जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय संगठन और प्रमुख ऐसी टर्मिनोलॉजी, प्रमुख शब्दावली देखेंगे जहां से यूपीएससी एक ट्विस्ट देकर के आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर बचा कुचा हम मिसलेनियस में कंप्लीट कर लेंगे, और करंट अफेयर अपडेट भी इसके अंतर्गत करते चलेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो देखेंगे हम जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा, टॉपिक के क्लास के माध्यम से ही हम लास्ट में आपसे करेंगे। इसको लास्ट सेक्शन में ले जा करके हमारी टीम ने क्या किया है कि जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो, और टॉपिक कंप्लीट होने के पश्चात हम उसको क्या कर देंगे, कवर करवा देंगे। उसको क्या करवा देंगे, कवर करवा देंगे, हाथों हाथ तुरंत कवर करवाने का प्रयास करेंगे। क्लियर, तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए, तो ये है हमारा जो सिलेबस रहेगा, और पठन पाठन का तरीका तो आप सभी विद्यार्थियों को मालूम ही है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। देखो एक शब्द में मैं आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से आपको समझाने का, मैं लिखवाने से ज्यादा समझाने में बिलीव करने वाला टीचर हूं, क्योंकि लिखा हुआ आप मल्टीपल टाइम पढ़ते रह जाओगे, और एक बार आपने चीजों को समझ लिया तो आपकी मेमोरी में वो कंठस्थ हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक क्या होता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन है। वास्तविक रूप से इकोनॉमिक्स क्या है, जो अर्थशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जो क्या करता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण, विनियमन और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली आप कितनी वस्तुओं को कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी वस्तुओं को आयात निर्यात करते हैं, कितनों का आप देखोगे वितरण कर रहे हैं, उसका अगर आप अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे, इकोनॉमिक्स में उसको किया जाता है, तो उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। अगर अध्ययन करना है आपको तो कहां, इकोनॉमिक्स में जाओगे। फिर सर इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही व्यावहारिक रूप है। नहीं समझ में आया, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही व्यावहारिक रूप है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश, अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियों को इसके अंतर्गत जाना जाता है। जैसे वन फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए अगर हम भारत की बात कर ले, आप किसकी बात कर रहे हैं, भारत, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करोगे, किसकी बात करोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की आप बात करोगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन आपको करना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा।
रमेश चंद्र की किताब पढ़नी पड़ेगी, या जो भी है अलग अलग जाकर के जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने बुक्स लिखी है उनके बारे में पढ़ोगे। लेकिन अगर हम बात कर ले भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसका एक व्यावहारिक स्वरूप है। अर्थ की एक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थ मानी बोले तो धन संपत्ति, उसकी एक आप देखोगे व्यवस्था के रूप में। शास्त्र मतलब होता है अध्ययन, अर्थ का अध्ययन, शास्त्र उसके बारे में। इट इज क्लियर हुआ? इट इज क्लियर। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? मिक्सड इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण व विनियमन और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। वहीं अर्थव्यवस्था आप देखोगे विज्ञान की वह शाखा है। अर्थव्यवस्था वह एक संरचना होती है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था के आधारभूत गतिविधियों के रूप में समझा जाता है। तो यहां पर हमने समझा इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, यहां पर आपको एक पर्सन दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनको कहते हैं एडम स्मिथ। ये आप देख रहे हैं मेरी साइड में एडम स्मिथ को। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मतलब कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनके द्वारा 1776 में इन्होंने लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, धन की संपत्ति का राष्ट्र के बारे में ये कहते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब लिखी गई थी। ये खासतौर पर जो विश्वास करते हैं, इनके जो अर्थशास्त्र का अध्ययन रहा है, इन्होंने मार्केट बेस्ड चीजों को ज्यादा देखा है। किस पर? मार्केट। ये कहते हैं कि चीजों को मार्केट पर छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में क्या होता है? डिमांड टू सप्लाई होती है। डिमांड टू सप्लाई होती है, तो ये इस पर बिलीव करते हैं, जैसे डिमांड होगी वैसे सप्लाई होगी। तो इकोनॉमी जो एक्टिविटीज हैं वो चलती हैं। तो ये बाजार बेस्ड अर्थव्यवस्था पर खासतौर पर विश्वास करते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ये बढ़ावा देती है। फिर आता है आपका अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या क्या हैं। देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या क्या हैं, तो इसमें सबसे पहली शाखा होती है समष्टि और एक होती है व्यष्टि। दो शाखाएं अर्थशास्त्र की होती हैं। एक एक करके जरा समझते हैं। देखो एक्चुअली है क्या, जो आपकी व्यष्टि है इसको बोलते हैं खासतौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो माइक्रो लेवल पर किया जाता है, मतलब कि बहुत बारीकी दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण दे देते हैं, इधर क्या दे देते हैं, एक हम इसका उदाहरण देके चलते हैं। देखो, यदि वन मार्केट, वन फर्म, वन कंट्री या वन प्रोडक्ट, इन सभी का अगर अध्ययन किया जा रहा है, मतलब कि बात हो रही है एक की, एक बाजार, एक आप देखोगे प्रोडक्ट, इन सभी के बारे में बात हो रही है, तो ये सब क्या है, ये माइक्रो लेवल पर हो रही है। एक उत्पाद की बात हो रही है, माइक्रो लेवल पर हो रही है। क्लियर? लेकिन सर समष्टि क्या होती है? फिर समष्टि बोले तो सभी, ये होती है मैक्रो अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, मैक्रो स्तर पर सभी का अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण जरा देखिए, इसके उदाहरण की बात कर लें तो इसके अंतर्गत जैसे बेरोजगारी, पूरे राष्ट्र की है बेरोजगारी। ठीक है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। बेरोजगारी इसके अंतर्गत आएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना बेरोजगारी पार्टिकुलर क्षेत्र की है, भाई पूरे देश की बेरोजगारी है ना। उसके साथ साथ आप देखोगे इसमें मुद्रास्फीति आ जाती है। ऐसा तो नहीं है ना मुद्रास्फीति किसी एक क्षेत्र में होगी, मुद्रास्फीति तो पूरे देश में होगी। इन सब के अलावा बजट, ये सभी जो बृहद स्तर पर आता है, बेरोजगारी हो गया, रोजगार हो गए, है ना, मुद्रास्फीति हो गया, बजट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, इन सब के अलावा जो बृहद स्तर पर होता है सभी के रूप में इसमें जाना जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो आप कहोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक प्रोडक्ट, एक बाजार, एक कंपनी के ही उत्पादन की बात होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सभी को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके चीजों को किया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? आपको क्या दर देते हैं, हिंट्स दे देते हैं।
समष्टि बोले तो सभी, व्यष्टि बोले तो एक व्यक्ति, ऐसे आप याद में रखेंगे। क्लियर? चलिए, फिर विषय उठता है यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में विषय उठता है आपका? समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो इसको थोड़ा सा आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखो, यहां पर आपको विजिबल हो रहा है समष्टि अर्थशास्त्र। बोले सर बिल्कुल सही बात है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो इसके अंतर्गत क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, मतलब कि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। होता क्या है, आप मान लीजिए, ये मान लेते हैं यहां पर एक प्राणी है। क्लियर? एक प्राणी मान लेते हैं, ये एक्स नाम का एक प्राणी है और इसके पास में $100 है और ये व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तो इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, इसको मालूम होना चाहिए। मतलब सर, पहला इसमें क्या होना चाहिए कि ये अगर कोई वस्तु का उत्पादन करे तो उसमें उपभोक्ताओं के बारे में उसको पता होना चाहिए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल पर थोड़ा विश्वास करते हैं, कहीं और नहीं लेना है एग्जाम्पल को, चीजों को समझना है। देखो, देखिए होता क्या है, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा समझे, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट के अंदर आईफोन ज्यादा चलता है। क्या चलता है? आईफोन ज्यादा चलता है। भाई साहब के पास में क्या थे? ये एक्स नाम का व्यक्ति था, इसके पास में $100 बिलियन थे मान लीजिए, और इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, इसने कोई फोन बनाया। मान लीजिए इसने एक्स नाम की कंपनी बनाई और उसका एक फोन बनाया। अब लोग इसको जानते नहीं है, या मैं फिर से एक उदाहरण कहूं, एक्स नाम की कंपनी नहीं कहते, हम इसको कह देते हैं नोकिया। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने नोकिया जो कंपनी है, इसके अंतर्गत क्या किया? इसने इन्वेस्ट कर दिया $100 बिलियन कंपनी। लेकिन लोग तो क्या है, जनसंख्या तो नोकिया का फोन ही नहीं ले रही है, तो इसका क्या होगा? पैसा बर्बाद हो जाएगा और इसकी कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि मार्केट में नहीं हो रहा। लोग किस पर जा रहे हैं? अधिकतर लोग आप देखोगे आईफोन पर जा रहे हैं। तो अगर यह आईफोन का उत्पादन करता तो वहां पर क्या है, उपभोक्ता के व्यवहार को समझ पाता। तो यहां पर कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इस पे काम करती है। क्लियर होगा कि अगर आप नोकिया में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में, तो उसका लोग फोन नहीं खरीद पा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपने आईफोन में इन्वेस्ट किया $100 बिलियन, तो आपका क्या होगा? वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि लगातार इंडिया के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बाजार भारत है। आपको आईफोन की डिमांड जिस स्तर पर चल रही है ना, वो आप जान सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर आता है उत्पादक व्यवस्था का सिद्धांत, प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी, कि उसका प्रोडक्ट कैसे होगा। देखो, जब आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब कि कुछ संसाधन होने चाहिए। तो इसमें आपके पास में 4 बड़े संसाधन होने चाहिए। आपके पास में मनी होना चाहिए, आपके पास में लैंड भूमि होना चाहिए, आपके पास में आप देखोगे लेबर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ स्वयं व्यवसाय भी इसके अंतर्गत देखना होना चाहिए। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप यहां पर देखने के लिए आपको मिले। तो ये 4 बड़ी चीजें होनी चाहिए, और चारों होना बहुत जरूरी है। तो उत्पाद तभी तो होगा जब आपके पास पैसा होगा, भूमि होगी, श्रमिक होंगे, लेबर, और एंटरप्रेन्योरशिप, आप में इच्छा शक्ति होगी काम करने की। ये तो सब कुछ ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा इसमें आता है कीमत सिद्धांत। मान लीजिए आपने आईफोन बनाया। क्या बनाया? आपने आईफोन बनाया, और एक आईफोन बना करके आपका जो बैठा है वो आपका 1 लाख का आईफोन बैठा है, इसका पूरा खर्चा करके। अब सरकार क्या करेगी? इसमें टैक्स जोड़ेगी। सरकार कहेगी भाई 5,000 रुपए हमारे भी तो ऐड कर लो इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपने कहा 1,05,000 रुपए का ये फोन क्या होगा? अब दिया जाएगा। क्या होगा? 1,05,000 रुपए का अब ये फोन बिकेगा। बोले अभी थोड़ा ही, अभी हम अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। अब कंपनी ने कहा 20,000 हमारे डाल दो इसमें, 20,000 हमारे डाल दो इसमें। तो अब क्या हो गया? अब ये प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा? 1,25,000 रुपए का ये प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 1,25,000 का आपका लॉन्च हुआ आईफोन नया। ठीक है, आईफोन एक्स आपने कर दिया, आईफोन एक्स कीमत इसकी बना दी, नया ब्रांड आप लेकर के आगे आईफोन एक्स 1,25,000 का।
ठीक है, तो इसका कीमत मतलब कि प्राइस थ्योरी, और इसको कौन कवर करता है, इसमें खासतौर पर संलिप्त होती है देश की और राष्ट्र की सरकार, राष्ट्र की सरकार होती है। देखिए इसका भी इतिहास रहा है। कीमत सिद्धांत में पहले क्या होता था, जब प्राचीन काल में होती चीजें कुछ और थी। एक्चुअली अगर आप चीजों को समझें तो देखो प्राचीन काल में क्या होता था, एक उत्पादक होता था और एक उपभोक्ता होता था। अब यहां पर बीच में कोई और नहीं होता था। मैंने उत्पाद किया मान लीजिए इस पेन का, और लेने वाले ने, आप में से किसी ने इस पेन को ले लिया, क्लियर, तो बस दो ही हम बेच रहे हैं और आप ले रहे हैं, ठीक है, यही है। लेकिन जब इसमें मोनार्की सिस्टम आया तो राजा ने फिर उस पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। बोले अगर आप बेचोगे, क्योंकि इसको कीमत को सिद्धांत को कौन बनाएगा, इसका निर्धारित करेगा बाजार के विनिमय पद्धति को लेकर के आया राजा, करेंसी लेकर के आया राजा। तो उसने क्या कर दिया, बोले अब मुझे टैक्स भी दो। अब सरकार क्या, अब सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैं बेचता हूं तो मुझे भी टैक्स देना पड़ेगा, आप खरीदते हैं आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद स्वतंत्र हुए, देश बने, राष्ट्र बने, संप्रभु हुए, अब टैक्स आगे निकल के। लेकिन अब टैक्स ही नहीं, जब आप वैश्विक स्तर पर माल बेचते हैं तो आपको फिर विश्व के संस्थान भी आते हैं, तो वहां पर एनजीओ आ जाते हैं, विश्व के संस्थान आ जाते हैं, तो वहां पर उन संस्थानों को भी क्या है, आपको टैक्स देना होता है। तो अब किसी भी वस्तु के उत्पादन और बिक्री में खास तौर पर चार महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है उपभोक्ता, एक होता है उत्पादक, एक होती है सरकार, क्लियर, और एक होता है वैश्विक बाजार। तो अब ये चार इसके अंतर्गत आ चुके हैं, ये ध्यान में आपको रखना है, क्लियर। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हुई, तो आगे बढ़ते हैं। आइए जरा जान लेते हैं किसके बारे में, जो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। देखो कंज्यूमर बिहेवियर जैसे वर्ड ऑफ माउथ, यहां पर अब कई चीजें लिखी हुई हैं। फन मतलब कि किस तरीके से मार्केटिंग हो रही है क्या नहीं, पर्सनली चीजें हैं, ट्रस्ट है, इंफॉर्मेशन रिसर्च हो रहा है कि नहीं, सोशल क्या। देखो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की बात कर ले तो इस सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता के उस उपभोग प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है जिससे उस अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। आपके पास में अगर मैं कहूं $100 है तो आप क्या चाहोगे, आप इससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहोगे। आप अपने जीएफ और बीएफ को भी घुमाना चाहोगे, आप उसके साथ में कहीं फिल्म भी देखना चाहोगे, आप उसको मोमोज बर्गर वगैरह ये भी आप देखोगे, पानी पूरी भी खिलवाना चाहोगे, आप उसके साथ पिकनिक पर भी जाना चाहोगे, है ना। तो इस तरीके से चीजें आप, और मूवी भी देखना पसंद करोगे, कई बार ड्राइव पर भी जाना पसंद करोगे। तो ये चीजें आप क्या कर रहे हैं, $100 में आप कवर कर रहे हैं। कितने डॉलर में, $100 में कवर कर रहे हैं। तो कितना आप खासतौर पर संतुष्टि प्राप्त, अधिकतम प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उसी को क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की जाती है। मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम संतुष्टि आप कैसे कर पा रहे हैं, मैक्सिमम चीजें आप कैसे कवर कर पा रहे हैं, वो चीज इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है आपका उत्पादक व्यवस्था का सिद्धांत, मतलब कि प्रोडक्टिव जो आपका थ्योरी सिस्टम है। अगर हम इसको देखें तो प्रोडक्टिव जो आपका थ्योरी सिस्टम है, अगर आप इसको देखोगे तो इसके मध्यस्थ क्या है, इसके मध्यस्थ रखा जाता है कि इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पाद यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिससे उसको अधिकतम लाभ हो। अब देखो दोनों चीजें काम कर रही हैं, जरा समझना, यहां पर दोनों चीजें काम कर रही हैं। उत्पादक अधिकतम क्या है, प्रॉफिट कमाना चाहता है उत्पादक, कंज्यूमर अधिकतम संतुष्ट होना चाहता है, और सरकार इसको रेगुलेट करने का प्रयास करेगी प्राइस के माध्यम से। क्लियर। आइए अब देख लेते हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स को और ज्यादा समझते हैं। देखो इसमें इंडिविजुअल मार्केट को, खासतौर पर प्रति व्यक्ति मार्केट को कवर किया जाता है। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड को भी देखा जाता है। इंडिविजुअल जो लेबर मार्केट है वो भी आती है। इंडिविजुअल कमर्शियल जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर है, सप्लाई फूड। तो यहां पर क्या है, खासतौर पर एक की बात की जाती है, मतलब कि सिंगल की बात यहां पर हो रही है। आप कहें तो वन की बात यहां पर हो रही है। एक प्रोडक्ट, एक बाजार, एक फर्म, एक उद्यमी, एक गुड्स, है ना, इन सब की बात होती है माइक्रो में, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं।
वहीं अगर हम देखें समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात कर ले तो समष्टि अर्थशास्त्र में सभी को खासतौर पर ध्यान में रखा जाता है। इसमें आप देखोगे सरकारी मुद्रा की आपूर्ति, बजट की शाखाएं, नियंत्रण की बात होती है, मतलब कि सभी रोजगार से संबंधित सिद्धांत, बैंकिंग अवधारणा, इन सब के अलावा अगर हम देखें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, अपस्फीति अंतराल क्या है, मतलब कि ओवरऑल पूरे संपूर्ण देश की राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को इसके अंतर्गत क्या है, समाहित किया जाता है, जो कि आपकी समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। सेफ और समष्टि और सेफ और सभी, इट इज क्लियर, ऐसे याद आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें आप देखोगे होल इकोनॉमी, मतलब कि खासतौर पर जीडीपी को रखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत किसको रखा जाता है, जीडीपी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इन्फ्लेशन आ जाता है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाती है। एग्रीगेट आप देखोगे डिमांड इसके अंतर्गत आता है। प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी कितनी है वो आती है। मतलब कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है। आप एक शब्द में इस बात को ध्यान में रखें, इसी को मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और क्वेश्चन 80% क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 80 नहीं बल्कि 90% जो क्वेश्चन है वो आपके मैक्रो इकोनॉमी से ही बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? चलो अब यहां पर टीम ने थोड़ा लगा दिया है दोनों का अंतर ताकि आपको पता चल सके। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र आपको विजुअल हो रहा है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, संसाधनों का अधिकतम वितरण होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकार का दाखिल नहीं होता है, स्वतंत्र कीमत और तंत्र मान्यताओं पर आधारित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में खासतौर पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उत्पादकता और पूर्ण रोजगार की बात होती है। उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका प्राइस क्या होगा, किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट इज क्लियर? चलो बिल्कुल सर जी क्लियर है एकदम, आगे बढ़ते रहिएगा, मोटिवेशन भी आपको देते चलेंगे। एक बंदा है जो उड़ रहा है, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि अपनी, देखो होता क्या है कई बार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फेल होते हैं, उतार चढ़ाव। यूपीएससी क्या है या आपकी लाइफ क्या है, एक ग्राफ है जो इस तरीके से चलता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। आप आईएएस के पद पे होगे तब भी और नहीं होगे तब भी, पहली बात तो होगे किसी ना किसी पद पे, तो आपका ग्राफ ऐसा है। लेकिन ये ध्यान रखना इसका मुख हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, ये नीचे तो आएगा फिर उठेगा, ऐसा नहीं है नीचे चला जाएगा। तो इसलिए कई बार जो होता है हम चल रहे हैं स्मूथली लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस मोटिवेशन से आप चीजें और सुधार सकते हैं। जैसे अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। कितनी सी परेशानी होगी, क्या परेशानी हो सकती है आपको, थोड़ी बहुत ना हो सकती है, लेकिन जिस मुकाम की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, आप नहीं कल्पना कर सकते आप अपनी 7 पीढ़ियां सुधार दोगे। और मैं आपको बता दूं, आप वही हैं जो अपनी फैमिली में वही पहले व्यक्ति हैं जिन पे सबकी आशाएं और उम्मीदें टिकी हुई हैं, और आप ही को मेहनत सबसे पहले करनी पड़ेगी। किसी भी पीढ़ी का जो पहला व्यक्ति होता है ना, पहला पर्सन जो सक्सेस होता है, उसको त्याग करना होता है बहुत ज्यादा। आपसे उत्पन्न जो आपके बच्चे होंगे उनको कम करना पड़ेगा, उनसे उत्पन्न जो बच्चे होंगे उनको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं, चैन को तोड़ना चाहते हैं, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो आपका जो हौसला है वो बड़ा होना चाहिए। तकलीफें तो जीवन में आती रहती हैं, समस्याएं तकलीफें हमारे जीवन का एक पार्ट है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को आगे समझते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र का। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण को अब समझने का प्रयास करेंगे कि इसको किस तरीके से क्या है डिजाइन किया गया है, इसको वितरित किया गया है। तो उन सभी में हम विस्तृत तरीके से चीजों को जान लेते हैं। चलिए देखो, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात कर ले तो अर्थव्यवस्थाएं खासतौर पर 2 प्रकार से इसको बांटते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है सरकार या फिर राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, और एक होता है विकास के आधार पर। 2 अर्थव्यवस्थाएं नॉर्मली पूरी दुनिया भर में आपको देखने के लिए मिलती है। बोले सर बात तो सही है,
जैसे जो आपकी सरकार या फिर राज्य के आधार, हस्तक्षेप के आधार पर अगर हम बात कर लें और विकास के आधार पर अगर हम बात कर लें, तो दोनों को जरा समझना। इसमें खासतौर पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को इसके अंतर्गत रखा जाता है। कौन सी इकोनॉमी को रखा जाता है? इसके अंतर्गत रखा जाता है आपकी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो आप कहोगे चाइना का है, आप कहोगे रसिया का है, ठीक है। एक समय तक 1991 से पहले तक जो भारत था वह भी क्या था? इसी के अंतर्गत आया करता था। लेकिन 91 के बाद हम मिक्सड इकोनॉमी की तरफ गए और फिर उसके पश्चात अभी हाल ही में हम विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ, खासतौर पर आप देखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे। तो इसमें क्या करती है? राज्य कंप्लीट हस्तक्षेप करता है। वो पॉलिसी बनाएगा, वो नीतियां बनाएगा, किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, इसका प्राइस क्या होगा। आपको जो उत्पादन करना है वो लाभ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए करना है, समाज के लिए करना है। इसमें समाज केंद्र में होता है। प्राकृतिक संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर आप देखोगे सरकार का, देश के नागरिकों का वर्चस्व होता है, उनके अधिकार होते हैं। तो इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में खासतौर पर केंद्र जो बिंदु रहता है वो समाज रहता है। इसमें सरकार हस्तक्षेप रहती है, एकदम एक्टिव रहती है, एक्टिव फॉर्मेट में रहती है सरकार, ठीक है, एक्टिव मोड में। लेकिन विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था देखने के लिए आपको मिलती है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं जैसे आप देखोगे यूएसए की अर्थव्यवस्था है, जैसे अगर हम देखें यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं हैं। और ये अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं? ये अर्थव्यवस्थाएं मार्केट पर बेस होती हैं। ये बाजार की शक्तियां, डिमांड टू सप्लाई पर ये आप देखोगे डिपेंड होती हैं। भारत 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1991 और 1992, 1990-91 में माफ कीजिएगा, तो उस समय से भारत क्या था? विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा। तो इंडिया की अगर हम बात कर लें, तो भारत की बात कर लें, 1991 में जब एलपीजी हुआ, एलपीजी रिफॉर्म हुआ, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसके माध्यम से भारत क्या हुआ? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था की तरफ इंडिया क्या है आपका, भारत क्या है, बढ़ा। लेकिन 2020 के बाद में अगर हम देखें, भारत का जो ग्राफ है वो आज पूंजीवाद की तरफ क्या है? लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो भारत भी क्या है? पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन लाभ के लिए होता है, राज्य के लिए नहीं। यहां पर राज्य क्या कर देता है? डिफाइन कर देता है, क्लियर कर देता है कि यहां पर इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी और व्यापार करेंगी, वो भी उत्पाद करेंगी। अगर राइफल भारत सरकार बनाएगी तो प्राइवेट कंपनी बनाएगी। अगर इंडिया भी अगर उड़ाएगी विमान तो खासतौर पर क्या होगा? इंडिगो भी उड़ाएगी। इस तरीके से अगर पावर प्लांट आपके भारत सरकार के होंगे, आप देखोगे एनटीपीसी के होंगे, है ना, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, तो वो खासतौर पर आपके अडानी ग्रुप के भी होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये काम करती है। अगर बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी होगी तो उसके साथ साथ एयरटेल या फिर जियो भी देखने के लिए आपको मिलेगी जो मुकेश भाई की है। तो ऐसे आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें इसको विकासवादी अर्थव्यवस्था और खासतौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हुआ? इट इज क्लियर? क्लियर हुआ तो एक बार लाइक भी करते चले और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर और क्लियर कर दिया हमारी टीम ने। सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की बात कर ले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें जो सरकार होती है, इसमें जो सरकार होती है उसकी जो शक्ति होती है बड़ी लिमिटेड होती हैं और ना के बराबर इसमें शक्ति होती है। ये अर्थव्यवस्थाएं मार्केट पर आधारित होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो सरकार होती है, सरकार जो होती है, सरकार केंद्र में होती है। सारे रूल रेगुलेशन, नियम कानून सरकार बनाती है। किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या इसका प्राइस होगा, है ना, वो सारी चीजें आप देखोगे सरकार तय करती है, निर्धारित करती है। मिश्रित में क्या होता है? ये दोनों खासतौर पर रखी जाती हैं। इसमें पूंजीवाद को भी रखा जाता है और समाजवाद को भी रखा जाता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश ही कहा जाता है, लेकिन अब एक क्या है, पूंजीवादी देश की तरफ हम अग्रसर हैं।
14, 15, 20 के बाद में। क्लियर? लेकिन पहले हम समाजवादी हुआ करते थे। क्लियर हुआ? चलो, इन सब के अलावा कई बार आपने देखा होगा ओपन अर्थव्यवस्थाएं भी होती हैं, बंद अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, गिग अर्थव्यवस्था होती है, ग्रे अर्थव्यवस्था होती है, ग्रीन अर्थव्यवस्था होती है ना, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम देखें यहां पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखें तो इसके अन्य नाम होते हैं जिसको अनियंत्रित या फिर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये राज्य और सरकार की निर्णय भूमिका होती है, पूर्ण रूप से बाजार की शक्तियों पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। अधिकतम लाभ के लिए इसमें क्या है, किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। 2008 का अमेरिकी जो आर्थिक संकट था उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां से देखने के मिली, तो जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल जब क्राइसिस हुआ था तो उसकी ये देन माना गया। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कैपिटलिस्ट यहां पर इकोनॉमी एक यहां पर एक प्लांट बना दिया गया है, बड़ा सुंदर सा चित्र है। देखो यहां पर जैसे कंपटीशन ठीक ठाक मात्रा में होता है, जो मिनरल गवर्नमेंट्स आप देखोगे इंटरवर्जन करती है, प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है, प्राइस आप देखोगे डिटर्मिनेशन होता है और प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसके फीचर ये देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके अन्य नाम की बात कर ले, नियंत्रित अर्थव्यवस्था या योजनागत अर्थव्यवस्था है। पहले योजना आयोग याद करो, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, आज नीति आयोग है। 2014-15 के बाद क्या है, विकासवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद की तरफ हम चल रहे हैं। क्यों लगातार लीडर ऑफ ओपोजिशन अडानी 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 क्या थे, इसका रीजन यही है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण आप देखोगे देखने के लिए मिलता है और राज्य और सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। उत्पादन वितरण के संदर्भ में राज्य निर्णय लेता है। अधिकतम लोक कल्याण पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जितना हो सके लोगों का कल्याण हो, समाज को केंद्र में रख करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है। इट इज क्लियर? बिल्कुल सर, आगे बढ़े चलिए। इन सबके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। खासतौर पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्य विद्यमान है। सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों ही आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने और किंतु राज्य की क्षेत्र भूमिका प्रभावित होती है। इसमें कुछ चीजें क्लियर कर दी जाती हैं कि भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर भी क्या है, उत्पादन कर सकता है, इसमें पब्लिक सेक्टर भी इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा। बाजार की शक्तियों की भूमिका राज्य द्वारा लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य और नियमित यहाँ पर होती है। छूट होती है लेकिन लिमिटेड चीजों को ध्यान में रख करके दी जाती है। क्लियर? अब यहां पर कुछ फीचर दे दिए हैं, एक ही यहां पर लगा दिया है और बड़ा प्यारा सा ये इन्होंने लगाया। देखो फीचर है यहां पर इसके। ओनरशिप की बात कर लें, जैसे कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट होते हैं, सोशल में पब्लिक होता है और मिक्स में तो दोनों होंगे। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें लाभ के लिए होता है, समाजवादी में सामाजिक सोशल वेलफेयर के लिए, और इसमें दोनों होती हैं। सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन करता है, तो देखो ये क्या होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मार्केट अपने आप सुधार लेती है। लेकिन अगर हम देखें समाजवादी में सरकार क्या होती है, एक्टिव होती है, तो वो प्लान करती है। और इसमें क्या है, मिक्सड में दोनों चीजें देखने के लिए आपको मिलती है। गवर्नमेंट के रोल की बात कर ले तो जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें इंटरनल रेगुलेटरी ओनली, ये क्या करता है, थोड़ा सा बाहरी शक्तियों से हस्तक्षेप से बचा के रखता है, बाकी स्वतंत्र रखता है। लेकिन कंप्लीट इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें दोनों होती है, लिमिटेड रोल होता है कि भाई यहां तक हम जाएंगे। स्पेस सेक्टर में अब क्या है, न केवल इसरो में आपकी आप देखोगे गवर्नमेंट्स कंपनी इसरो ही काम करेगी, बल्कि आपकी स्काई रूट भी काम करेगी, है ना। अब आपकी प्राइवेट कंपनी स्काई रूट भी काम करेगी जो भारत की कंपनी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो यहां पर क्या है, अनइक्वल आपको देखने के लिए मिलता है पूंजीवादी में, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं। और यहां पर इक्वलिटी की तरफ काम किया जाता है। वेलफेयर, अभी जिसके पास बेरोजगारी है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो भारत सरकार वेलफेयर स्कीम लेकर के आएगी, उसको देगी, या कोई भी सरकार। यहां पर लेसिस अनइक्वल होता है। अगर हम देखें नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो यहां पर प्राइवेट होते हैं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और इसमें दोनों होते हैं। इकोनॉमी फ्रीडम इसमें कंप्लीट होती है, पूंजीवाद में तो आप बिल्कुल उसके ऊपर है। और लेक ऑफ फ्रीडम, इसमें कुछ सीमित मात्रा में लिमिटेड चीजें होती हैं और इसमें लिमिटेड फ्रीडम होती है। मेजर प्रॉब्लम की बात कर ले तो यहां पर क्या है, जो कैपिटल पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है कैपिटलिज्म में, इसमें अनइक्वलिटी होती है। और इसकी बात कर ले प्रॉब्लम में समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत इन
सफिशियंस देखने के लिए आपको मिलता है, और इसमें दोनों चीजें आपको मिलती है मिक्सड पे। तो ये चीजें आपको क्या है, विस्तार रूप से पता होनी चाहिए। कई बार पूछ लेता है, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात कर लें तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, देखो इनको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया। जैसे होती है, एक होती है विकसित अर्थव्यवस्थाएं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, 14,000 से अधिक अगर प्रति व्यक्ति डॉलर आपको देखने के लिए मिलता है, वो इसके अंतर्गत आ जाती है। जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उसकी बात कर लें तो ये खासतौर पर क्या होती है, जैसे अगर 4500 डॉलर से लगा करके ये लगभग 14,000 डॉलर तक नया है, ये नया डाटा, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। और यदि अल्प विकसित की बात कर लें तो 4500 डॉलर से अगर कम प्रति व्यक्ति आय वहां पर होती है उसकी अर्थव्यवस्था में, तो वो इसके अंतर्गत आती है। इसको विश्व बैंक के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मापा जाता है, और ये डॉलर पर इसको बेस रखा गया है। ये ध्यान में आपको रखना है, किस पर है, डॉलर पर बेस रखा जाता है। बोले सर डॉलर ही क्यों? क्योंकि डॉलर एक वह मुद्रा है किसी भी राष्ट्र की, देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा सकता है, उसमें अप डाउन कर सकता है, और ये इंटरनेशनल मार्केट के रूप में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसको सभी स्वीकार करते हैं, और अधिकतर रूप से क्या है, इसमें इसकी संप्रभुता देखी जाती है। और इसका संचालन नियामक कौन है, अमेरिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं अगर हम और बात कर लें इसमें, तो औद्योगिक बहुत पहले ही हो चुका था। लगभग आप देखोगे 1930 से 50 में जीडीपी में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है भाई, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या प्राइमरी सेक्टर होगा, क्या एग्रीकल्चर पर लोग टिकेंगे? नहीं। तो इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा, और सर्विस सेक्टर इसमें खासतौर पर ये टिका हुआ होता है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। अवसंरचना का विकास काफी बेहद स्थिति देखने के लिए मिलेगी। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होगा ना, आप भारत की सड़कों को देख लो, आप जापान की सड़कों को देख लो, आप अमेरिका की सड़कों को देख लो, आप पाकिस्तान की सड़कों को देख लो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, और जापान भी आप इसके अंतर्गत रख लेंगे, है ना। चलिए, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका क्रमिक रूप से कम हो रही होती है, और जबकि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की बढ़ती भूमिका होती है। जैसे अगर हम भारत की बात कर लें तो प्राइमरी सेक्टर का 15 से 16% योगदान है अभी, है ना, एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर की बात कर लें तो सर्विस सेक्टर में भारत का योगदान आज 50% प्लस हो गया है। ये भी ध्यान रखना आजादी के बाद से अब तक। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, उसका योगदान आज भी 29 से 30 ही बना रहा है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। अत्यंत तीव्र गति से आप देखोगे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास होता है, जैसे भारत इसका एक बेसिकली एग्जाम्पल माना जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बारे में देख लें तो इसमें जीडीपी का प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत होती है, मतलब कि ये एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होंगे। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, खनन उत्खनन रखा जाता है ना। अत्यंत तीव्र गति से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास देखने के लिए मिलता है, तो भारत इसका आप उदाहरण रख सकते हैं। और अफ्रीकन कंट्री की भी आप बात कर सकते हैं कई तौर पर, ठीक है। अफ्रीका में ऐसे देश आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए आइए अब थोड़ा सा और बता देते हैं कुछ अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, तो थोड़ा नोट डाउन करते चलिएगा, मैं आपको बता देता हूं ताकि कई चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो, एक होती है ग्रीन इकोनॉमी। ये ग्रीन जो इकोनॉमी होती है, इसका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्थाएं, मतलब कि जो आर्थिक गतिविधियां होंगी वो पर्यावरण को ध्यान में रखी जाएंगी। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग होगा, सदुपयोग होगा कि वो क्या होगा, नेचर का खासतौर पर क्या होगा, कम से कम यूज किया जा सके। एक तरीके से सतत ग्रीन होना चाहिए भाई। जितना आपने उत्पादन करा है, मान लीजिए आपने 10 पेड़ काटे तो आप 100 पेड़ लगा दो, है ना, उनका लालन पालन करो। प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे आपको उपयोग करना है, सदुपयोग करना है कि आज की वर्तमान की आवश्यकता भी पूरी हो सके और भविष्य की जो चिंता है उनको भी ध्यान में रखो, इस तरीके से। उसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है कई बार ग्रे इकोनॉमी, है ना, ग्रे इकोनॉमी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है साइकिल इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है कि एक वस्तु का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। इसमें 3R पर बात होती है।
3R बोले तो सर क्या, इसमें आप देखोगे रिड्यूस होता है, रिसाइकल होता है और रिकवर होता है। तो ये 3R पर डिपेंड होती है। जैसे मैं बात कर लूँ, एक जो वाटर की आप बोतल लेते हैं, क्या आपने बिस्लरी की बोतल ली, क्या वो बोतल आपकी खराब हो गई, आपने पानी पी लिया तो उसमें से, नहीं ना, उसको आप और यूज कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन करेंगे तो लगेगा अरे नहीं, पर्सनैलिटी का मुद्दा है ना। चक्रीय अर्थव्यवस्था। फिर आता है अचक्रीय अर्थव्यवस्था, जिसको रेखीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय। एक बार किसी वस्तु को यूज करने के पश्चात दोबारा उसको पुनः यूज नहीं करते हैं, उसको रेखीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर आता है गिग इकोनॉमी। क्या आता है? गिग इकोनॉमी आता है। ये जो गिग इकोनॉमी होता है, जब मार्केट वेस्ट, प्रोडक्ट वेस्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे उत्पाद किया जाता है, यहां पर बिहेवियर को ध्यान में रख करके या फिर रोजगार की तीव्र स्थिति जो मिलती है वो क्या मिलती है? प्लेटफॉर्म आधारित। जैसे ई कॉमर्स कंपनियां अभी आ रही हैं, अमेजन है, जोमेटो है, स्विगी है ना, आते हैं कि नहीं, ये आपके पास लेकर के प्रोडक्ट, तो ये गिग वर्कर होते हैं, तो गिग इकोनॉमी कहा जाता है। इसके अलावा कई बार आपसे पूछा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था जिसका इंटरनेशनल में, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं मिलती है। विश्व में ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो इसके अंतर्गत आता है। किम जोंग उन, उसका व्यापार कुछ लिमिटेड ही देशों के साथ में होता है। जैसे अगर हम देखें, रसिया के साथ में उसका व्यापार होता है और उसके साथ साथ चाइना के साथ में होता है, और तो विश्व में नहीं होता है, लेकिन होता तो है। उसके बाद आता है आपकी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो होती है, इसका शेष विश्व के साथ में, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार हो रहा है और शेष विश्व के साथ में भी व्यापार हो रहा है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलो हाँ, यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो आप यहां तक चीजें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकसित एवं विकासशील देशों की श्रेणी समाप्त यहां पर कर दी गई है। क्यों? आइए, 2019 में विश्व बैंक ने तमाम देशों के विकास पैमाने के लिए विकसित और विकासशील श्रेणियों को हटा दिया है। इसकी जगह विश्व बैंक ने 4 श्रेणियां बना दी हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष इस सूची को अपडेट किया जाता है। अंतिम बार जुलाई 2020 में किया गया था, अपडेट था, और यह सूची आप देखोगे 2021 तक मान्य थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं 2025 में, तो 24 में इसमें परिवर्तन हो गए हैं। क्लियर? तो 24 में इसमें परिवर्तन हो गए हैं। आर्थिक के साथ सामाजिक कारक भी वर्गीकरण का आधार होते हैं। कई नई श्रेणियों का निर्धारण विश्व बैंक ने कई मानकों के आधार पर किया। इसमें बाल मृत्यु दर को देखा, मातृ मृत्यु दर को देखा, व्यापार शुरू करने लगने वाला समय, टैक्स कलेक्शन, स्टॉक मार्केट, बिजली उत्पाद और स्वच्छ जैसे मानक भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए। न केवल आपका डॉलर ही देखा जाएगा, बल्कि इसमें कई और चीजों को भी क्या है, शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, तो वो भी इसके अंतर्गत रख लिया गया है। तो अर्थव्यवस्थाओं को खासतौर पर 4 श्रेणियों में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा वितरित किया गया। तो ये 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है निम्न अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, जिनकी इनकम $1200 से कम देखने के लिए मिलती है, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। निम्न और मध्य आय वाले, जैसे खासतौर पर $2400 के आसपास जो आते हैं वो आते हैं। उच्च और मध्यम आय वालों की बात कर लें तो ये लगभग $4500 के आसपास आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम देखें उच्च आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये लगभग 12,000 के आसपास की अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हुआ है। ये सब डॉलर में आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? ये पुराना डाटा है, ये पुराना डाटा है, ठीक है, ये पुराना डाटा है। तो पहले में 1036 है जो लो इनकम है, उसके साथ साथ लोअर मिडिल इनकम में आपके कितने हैं? 1036, और आप देखोगे 445 हैं। उसके बाद 446 से 1235 है, ये अपर मिडल में है। भारत यहां पर टंगा हुआ है लोअर मिडल में, क्योंकि भारत में लगभग $2400 है प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ष। और हाई इनकम में अगर हम देखें तो 12,000 से ऊपर। अब ये बदल दिया गया है, लगभग इसको 14,000 के आसपास इसको पहुंचा दिया गया है। अलग अलग ये डाटे परिवर्तित हो गए हैं। क्लियर? आइए, यहां पर एक मेथड है, इस मेथड को भी हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। मेथड है आपका एटलस पद्धति। देखिए होता है क्या है, इसके माध्यम से क्या होता है कि अपनी इस सूची को अपडेट करने के लिए विश्व बैंक द्वारा एटलस पद्धति का यूज किया जाता है। किसको? जो आपकी विश्व की अर्थव्यवस्था है, इसको अगर वो मापता है, उनकी इनकम को मापता है, तो एटलस एक पद्धति है, इसके द्वारा मापता है। तो किसका है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक का है अगर आपसे पूछ लिया जाए। वस्तुतः एटलस पद्धति के अंतर्गत विश्व बैंक विभिन्न देशों
की खासतौर पर GNI को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है। अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय मतलब कि एक्सचेंज रेट पर 3 वर्ष का औसत इसके अंतर्गत लिया जाता है। वहीं अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत विश्व बैंक ने भारत को निम्न मध्य आय वाले मतलब कि लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। विश्व बैंक के अनुसार 2019 में भारत प्रति व्यक्ति $2100 है, अभी कहां पर पहुंच गया है, लगभग ये $2400 के आसपास में पहुंच गया है। ये नया डाटा है, $2400 के आसपास में भारत की अर्थव्यवस्था आज है। और वैश्विक स्तर पर IMF के अनुसार भारत क्या है, आज आप देखोगे चौथी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गया है। क्लियर, पहले पे USA है, अमेरिका उसकी 30 ट्रिलियन के आसपास है। फिर उसके बाद आता है आपका चाइना की बात कर ले तो लगभग $19 ट्रिलियन के आसपास है। जर्मनी आता है और जर्मनी जो है खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो वो लगभग आपका $6 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था है। और भारत की बात कर ले तो भारत आपका $4 ट्रिलियन से आगे पहुंच गया है, 4.787 के आसपास हम पहुंच गए हैं। और ब्रिटेन की बात कर ले तो ब्रिटेन आपका 85 है, 86 के आसपास 85 है, 4 दशमलव खासतौर पर 186 के आसपास, 186-87 मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर हम ज्यादा हैं किससे, ब्रिटेन से, ठीक है, यूके से, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए चौथे नंबर पर भारत आता है। तो पहले पे कौन है, USA है, उसके बाद आप देखोगे चाइना है, उसके बाद में कौन है आपका जर्मनी है, और फिर उसके बाद में इंडिया है। तो ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। IMF के अनुसार चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था है। वैसे ओवरऑल हम देखें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत हमें जाना जाता है। एक मोटिवेशन हमारी टीम ने डाल दिया है बीच बीच में, कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है। देखो, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ना चले। हालांकि ये बकवास है, मैं आपको बता दूं, ये बकवास चीज होती है। भाई आप मेहनत करते हैं, है ना, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो आपको पता होता है। ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है कि हाँ केवल रनिंग कर रहे हैं और 5 मिनट ही दौड़ रहा है, नहीं। यूपीएससी की जर्नी लंबी होती है, कई बार लोगों को इसमें 5-5 वर्ष लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं, कई बार उनके अटेम्प्ट समाप्त हो जाते हैं फिर भी उनको पद नहीं मिलता है, कई बार वो मेंस में रह जाते हैं, प्रीलिम्स नहीं हो पाता है ना, इंटरव्यू में रह जाते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ना चले, पता तो चल जाता है ना, ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ फिर भी चलिए तो हमारी टीम ने यहां पर आपके लिए क्या है कुछ क्वेश्चन यहां पर लगा दी हैं। उन क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल्स में आप जरा इन क्वेश्चनों का आंसर देते चलिएगा, सभी विद्यार्थी, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्र है, जैसे कृषि उपज और भंडारण, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। देखो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो पहला गलत है। डेयरी फार्म जो होता है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल। अन्वेषण और आपका जो खासतौर पर खनिज अन्वेषण आता है। कपड़ा बुनना नहीं, कपड़ा बुनना द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है, प्राइमरी में आएगा। ये दूसरा और तीसरा यहां पर सही है। खनिज अन्वेषण अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर ले तो ये सर्विस सेक्टर में आएगा, है ना, तो इसमें 2 आपके सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आइटम देके रखे हैं और यहां पर भौतिक पूंजी जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे किसान का हल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। कंप्यूटर स्थायी पूंजी होती है, कंप्यूटर अस्थायी पूंजी है। बुनकर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सूत एक स्थायी पूंजी है। देखो अगर सूत से हम क्या बनाते हैं, कई चीजें बनाते हैं, ये अस्थायी पूंजी है। पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, पेट्रोल से आप कार्य करते हैं, एक सर्विस के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका तीसरा गलत है और चौथा गलत है। इसमें पहला दूसरा सही है, माफ कीजिएगा, ये आपका सही है इसमें कि कंप्यूटर एक स्थायी पूंजी है और किसान का हल एक कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। तो कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, इसमें 2 जोड़े सही सुमेलित हैं और ये 2024 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक क्षेत्र का गठन करती है, एक वास्तविक क्षेत्र का गठन करती है। 2022 में किसान अपनी फसल की कटाई करते हैं तो ये वास्तविक क्षेत्र होता है, बिल्कुल रियल, आप देखोगे एक सेक्टर कहा जाता है।
कपड़ा मिलें कच्चे कपास को कपड़े में परिवर्तित करती हैं, ये भी रियल सेक्टर में आता है। एक वाणिज्यिक बैंक एक व्यापारिक कंपनी को पैसा उधार देती है, तो ये रियल सेक्टर में नहीं आता है। एक कॉरपोरेट निकाय जो विदेशों से रुपया नामित बॉन्ड जारी करता है, नहीं ये भी नहीं आता है। तो यहां पर तीसरा चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही आपसे पूछा जाता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें 2011 में होता है। तो देखो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है, मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया है तो इसका ना तो हो रहा है आयात और ना हो रहा है निर्यात, तो दोनों में से कछो नहीं हो रहा है। जब कछो नहीं हो रहा है तो बंद हो गया। तो इसमें क्या होता है, ना तो इसमें निर्यात होता है और ना ही इसमें आयात होता है। इसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। उसके साथ साथ यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय मतलब कि बाई, सी मतलब कि आप देखोगे कंजम्पशन है, और आई मतलब कि इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट है, एम आपका एक्सपोर्ट है, एक्स एक्सपोर्ट है और एम इंपोर्ट। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और कुल निर्यात और कुल आयात के लिए है। तो ये आपसे पूछा गया। तो देखो बड़ा है इजी सा है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट्स में देंगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो भी आपको सही लगता है। और यह है आपका मेंस का क्वेश्चन जो हमारी टीम ने लगाया है। अब देखो इसी के ऊपर है टोटल ओवरऑल, मैं आपको समझा देता हूं कैसे आपको क्वेश्चन को लिखना है। प्रश्न है, चर्चा करें कि औद्योगिकरण के पूंजीवाद और समाजवादी स्वरूप का विकास किस कारण हुआ। पहले आपको औद्योगिकरण यहां पर बताना है। देखो पहले इसके डायमेंशन को समझो। इसके डायमेंशन 3 है क्वेश्चन के। सबसे पहले मेंस के क्वेश्चन को लिखने से पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है, और क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन 50% लिख लेते हैं, है ना, लिखोगे तब जब आपको समझ में आ जाएगा। तो चर्चा करें कि औद्योगिकरण, तो सबसे पहले आपको औद्योगिकरण के बारे में लिखना है कि महोदय जो आपका औद्योगिकरण हुआ वो 1930 से 50 तक के बीच में औद्योगिकरण आपका पूरी तरीके से हो चुका था। औद्योगिकरण मतलब कि मशीनों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को किया जाना, विभिन्न प्रकार के मिल, कंपनी, फैक्ट्री लग जाना। जैसे कपड़ा बुनना पहले हाथ से था, मशीनों से था, है ना। ऐसा एक उदाहरण आप दे देंगे। तो पहले औद्योगिकरण के बारे में लिखोगे कि 18वीं शताब्दी से लगा करके 1950 तक ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और ये कहां पर हुआ था, तो आप कहोगे औद्योगिकरण हुआ था यूरोप में। उदाहरण देखिए, लगभग आपको क्या लिखना है, औद्योगिकरण को आपको 20 से 30 शब्दों में लिख देना है। 20 से 30 शब्द इसमें आपके हो जाएंगे, है ना। फिर आपको बताना है कि इसने पूंजीवाद और समाजवाद स्वरूप का विकास किस कारण हुआ। तो फिर आपको जब नेक्स्ट आप लिखोगे पैराग्राफ, दूसरे में आपको पूंजीवाद के बारे में बताना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या क्या होती है, इसके क्या क्या डायमेंशन होते हैं, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है क्लास में। तीसरे में आप बताओगे कि इसी के चलते आपका समाजवाद आया, समाजवाद आया और समाजवाद के क्या क्या डायमेंशन होते हैं वो आपको बता देने हैं। फिर उसके बाद आपको लिख देना है निष्कर्ष, और निष्कर्ष कितना, वही 20 से 30 शब्दों में आपको निष्कर्ष। और निष्कर्ष ध्यान रखना आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है। और आप इसमें निष्कर्ष में सुझाव भी दें, बिंदु बताएं कि कुछ कमियां हैं पूंजीवाद में, समाजवाद में, तो इसमें मिक्सड अर्थव्यवस्था का आप उदाहरण देंगे, है ना। निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप, खासतौर पर निष्कर्ष में मिक्सड अर्थव्यवस्था कहोगे और इसका उदाहरण भारत की आप बात करोगे कि समाजवाद के साथ साथ आपको क्या है, पूंजीवाद की तरफ भी जाना चाहिए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहले क्या किया था, समाजवाद को ध्यान में रखा, वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रखा, फिर उसकी तरफ हम बढ़े क्योंकि हमने उन चीजों को सही कर लिया। तो आपको ये लिखना है कितना, 250 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिखो, और उसके साथ साथ ये आपका 15 अंक का है। इसमें क्या करना है, चेक कैसे करोगे इस क्वेश्चन को लिख के, आप क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन को लिखने के बाद 3 बार आप इसको पढ़ो, क्लास पहले देखो समझो, 3 बार स्वयं क्वेश्चन को लिख के पढ़ लो। कितना टाइम लगेगा आपको, 5 मिनट लगेंगे 3 बार पढ़ने में, और कम ही लगेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे, है ना। तो आप आराम से इसको पढ़ो, फिर आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट तो गलत है। एक बार अपनी दृष्टिकोण से पढ़ो, दूसरी बार मिस्टर कुमार सर के दृष्टिकोण से पढ़ो, और तीसरी बार एग्जामिनर के दृष्टिकोण से पढ़ो इसको, कि अगर मैं देखूं तो इसमें क्या कमियां हो सकती हैं,
अच्छा, ये और लिखा जा सकता है। उसके साथ साथ मिस्टर कुमार सर अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो, कमियां अगर आप ढूंढ लोगे ना तो सुधार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कमियों पर काम करना होता है। आंसर राइटिंग में बेसिकली कमियां ही तो आप क्यों चेक करवाते हैं। मान लीजिए आप मुझे सबमिट करोगे तो क्यों करवाओगे, क्योंकि सर आप बताओ ना हमने क्या, तो मैं उसमें देखूंगा कि ये आपकी कमियां हैं, ये चीज सही है। पहले आप देखो, फिर मेरे थ्रू सोचो, फिर उसके बाद में एग्जामिनर के माइंडसेट से चीजों को सोचो। क्लियर। तो ये हमारा पठन पाठन का तरीका रहता है। क्लियर। ये हमारी टीम ने टेलीग्राम का यहां पर क्यूआर लगा दिया गया है स्कैनर, आप इसे स्कैन कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें तो वहां से चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, जो बेसिकली इंट्रोडक्शन हमने आपसे देखना था। तो अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें, अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें कि ये सेशन आपको कैसा लगता है, क्या इसको कंटिन्यू करें, क्या इसको कंटिन्यू करें, ये भी आप बताएं। उन सब के अलावा जो भी विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जाम 2026 में देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या 27 देना चाहते हैं, क्लियर, या 28 देना चाहते हैं तो एजुकेशन बायर मात्र एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल है, न केवल चैनल है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको निःशुल्क और फ्री में आपकी तैयारी करा रहा है, बिगिनर टू एडवांस को ध्यान में रखते हुए। और इसमें ना केवल हम आपसे मेंस की बल्कि प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।